हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है क्लाइमेट। और हम करने वाले हैं उसका पार्ट 3। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज में ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा होगा तो थर्ड पार्ट समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में ही मैक्सिमम चीज़ें 90% जो चैप्टर है मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में क्लियर करवा चुका हूँ। ओके जी, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये सिर्फ हमारे क्लाइमेट चैप्टर का आखिरी पार्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये हमारी पूरी ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट है। एक ही चैप्टर रह रहा था क्लाइमेट, वो भी मैं ख़त्म करवा दूंगा आज, और आपके ज्योग्राफी का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक एक चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में मैं हिस्ट्री का भी, इकोनॉमिक्स का भी, सिविक्स का भी सिलेबस खत्म करवा चुका हूँ, उनका भी लिंक्स, एक एक चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे। ओके जी, और साथ ही में मैं इन चारों बुकों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि हिस्ट्री की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, सिविक्स की अलग और जियो की अलग। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर 2-3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है या 1 महीने बाद है और आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता आपको, तो सबसे पहले तो वो वीडियो देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वीडियो में सिर्फ 5-6 क्वेश्चन होंगे, हैं उसमें 20-30 क्वेश्चन है और वो अच्छे से करने ही हैं आपको। ठीक है, आराम से आप 70 अबव ले आओगे। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना और वहाँ पर देखना बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दे दिए थे उन्होंने आकर कमेंट किया कि सर हमारे इतने क्वेश्चन आए थे, 1-1 मार्क्स के नहीं आए थे, जो कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया होगा और मैं उसकी गारंटी भी नहीं लेता। ठीक है, 1-1 मार्क्स की अगर आपको गारंटी चाहिए तो 1-1 मार्क्स के लिए आपको मैं हर चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड करूंगा चैप्टर वाइज, वो वीडियो आपको जाकर देखनी पड़ेगी, तभी आपके एमसीक्यू जो है 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। बट जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के हैं, वो सारे के सारे डिट्टो आए थे। आपको कमेंट बॉक्स में पता चल ही जाएगा बच्चों ने क्या कमेंट किया था। ठीक है जी, तो वो वीडियोस जाकर देखना, हिस्ट्री में भी, सिविक्स के भी, इकोनॉमिक्स की, जियो की, सबकी अपलोड कर चुका हूँ। ओके, सो लास्ट पार्ट में आपको याद होगा हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, और साथ ही में हमने पढ़ा था प्रेशर एंड विंड। ये 3 चीज़ें देखी थी जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, याद होगा आपको। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून क्या है, या फैक्टर दैट अफेक्ट्स मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ा ईजी है ये। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ लैंड एंड वाटर, ये हमारे इंडिया के मॉनसून को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैसे, देखो आपको पता है गर्मियों के टाइम में क्या होता है, हमारा लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो इसकी हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ खाली स्पेस बच जाता है, जिसको हम कहते हैं लो प्रेशर। ठीक है, और उस टाइम हमारे पानी पे होता है हाई प्रेशर, और विंड का एक सिंपल सा रूल होता है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है नहीं जाती। मान लो अज्यूम करो कि अगर हमारे इंडिया पे लो प्रेशर ना बनता, यहीं पर बन जाता, मान लो इस तरफ वाले पानी पे लो प्रेशर बन जाता, तो क्या कभी इंडिया के अंदर बारिश आ पाती, क्या कभी इंडिया के अंदर मानसून आ पाता? नहीं आ पाता। तो ये डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम इंडिया के मानसून को डायरेक्टली अफेक्ट करता है ना। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये वही लिखा है कि ये जो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ लैंड एंड वाटर है ना, इसकी वजह से क्या होता है, गर्मियों में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंडिया पे। ठीक है, इंडिया के लैंड मास पे, और सी पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बारिश आती है। ठीक है, ये तो हो गया पहली चीज़ जो मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून है। दूसरी चीज़ है ITCZ। ठीक है, द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब जब मैंने एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी इसकी, तो बच्चे मेरे से बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये ITCZ क्या है। देखो दोबारा से बताता हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ITCZ क्या है? ITCZ वो एरिया है जहाँ पर डायरेक्टली सूरज की रोशनी पड़ती है, बस ये बात याद रखना आप। ITCZ वो एरिया है जहाँ पर डायरेक्टली सूरज की रोशनी पड़ती है, डायरेक्टली। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जहाँ पर डायरेक्टली सूरज की रोशनी पड़ेगी वो एरिया गर्म होगा नहीं होगा? होगा। वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा नहीं होगा? होगा। बस इतनी बात याद रखो अब अभी के लिए। ओके, अच्छा अब आपको एक बात पता होगी कि हमारी अर्थ जो है वो घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, सीधी नहीं घूमती, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, टिल्ट दिख रहा होगा आपको, है ना।
तो हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, साथ ही में जो हमारा अर्थ है वो सूरज के भी चक्कर लगाता है, मतलब खुद भी घूमता है और कुछ अब खुद घूमते घूमते सूरज के चक्कर भी लगाता रहता है ना। ये बात आपको पता है, चलो ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। ओके, अब साल में ऑलमोस्ट 4-5 महीने में 2 बार, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइम पे जो हमारी सूरज की रोशनी होती है ना वो कहाँ पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखो, मैं अभी बात करता हूँ मार्च, अप्रैल, मई, जून की, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा ITCZ है, यानी जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, वो यही वाला एरिया होता है, ये वाला इक्वेटर वाला एरिया। बट 2 टाइम पर, ठीक है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाले महीनों में हमारी जो सूरज की रोशनी, आप खुद देखो समर के टाइम में, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून वाले टाइम में सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है? डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है? डायरेक्ट आप देखोगे इस वाले एरिया में पड़ रही है, नहीं पड़ रही? इस वाले एरिया में इंडिया आ नहीं रहा, बिल्कुल इस वाले एरिया में इंडिया आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जब सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है तो एरिया गर्म होगा तो यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे बन जाएगा खाली एरिया, जिसको हम कहेंगे लो प्रेशर। तो ITCZ यहाँ पर बनता है मार्च, अप्रैल, मई, जून के टाइम में, ठीक है। और हमारे नीचे वाले एरिया है, यानी जो ओशन है, अब आप खुद सोचो यहाँ पर ओशन है, ठीक है, और ये बहुत दूर है सनरेज से, मतलब डायरेक्टली नहीं पड़ रही, यहाँ डायरेक्टली पड़ रही है बट यहाँ डायरेक्टली नहीं पड़ रही सन की रेस, और ये नीचे थोड़ा सा ओशन के पास भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये साउथ पोल के पास है, तो यहाँ पर क्या होगा? ठंड होगा, और जहाँ ठंडा होता है वहाँ हाई प्रेशर, और हमारी विंड का क्या रूल है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है नहीं जाती? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसीलिए पहली बात तो अब आपको ये समझ आ गया कि गर्मियों में इंडिया में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून में इंडिया में गर्मियाँ क्यों पड़ती है, क्योंकि उस टाइम ITCZ इंडिया के अंदर होता है, ठीक है, गंगा प्लेन के पास होता है। और फिर बारिश भी आती है क्योंकि इंडिया के नीचे क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर। ये समझ आ गया? इसे ही कहते हैं ITCZ। ये तो मैंने चलो आपको बता दिया मार्च, अप्रैल, मई, जून के टाइम का, ठीक है, जब हमारा जो अर्थ है वो यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली सन की रेस पड़ रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके विंटर्स की, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की। ध्यान से सुनना, विंटर के टाइम में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारी सन की रेस, ये है ना, सूरज घूम के, मतलब ये हमारा यहाँ था, ये घूम के यहाँ पर आ गया, ठीक है, समझ जाना आप, ठीक है। मैं उस तरफ बना देता इमेज, आप बोलोगे कि सर इस तरफ से कहाँ से आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, तो समझ जाना आप, ठीक है। अब सूरज की रोशनी डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है? आप खुद देखो, डायरेक्टली सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है? इक्वेटर के नीचे पड़ रही है ना, यहाँ पर पड़ रही है, पानी के पास। तो जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है वहाँ क्या बनेगा? वहाँ पर बनेगा, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली सूरज की रोशनी जाएगी तो एरिया हो जाएगा गर्म हो जाएगा, तो हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ बन जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। और उस टाइम हमारे इंडिया, क्योंकि इंडिया बड़ा दूर है, इस टाइम सन की रेस डायरेक्टली नहीं पड़ रही, तो यहाँ पर क्या होगी? थोड़ी ठंड होगी, ठीक है, और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, तो क्योंकि जहाँ ठंडा होता है वहाँ हाई प्रेशर, तो क्या होता है विंड का रूल? वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नीचे की तरफ जाएगी, इसीलिए ठंड में आपको पता है बारिश नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती ठंड में बारिश? यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कम होती है बारिश, और वो भी सिर्फ इसके कारण होती है, मेडिटेरेनियन सी से आती है हवाएं, पता ही है, जेट स्ट्रीम लेकर आती है आपको, ठीक है। ये चीज़ आप कोरिलेट करना है, ठीक है, हाँ जी। तो ये सारी की सारी हवाएं नीचे की तरफ जाती है, इसी की वजह से ठंड में इंडिया के अंदर बारिश नहीं आती, थोड़ी सी आती है मेडिटेरेनियन सी के कारण, वो भी जेट स्ट्रीम लेकर आती है। और आपको ये भी पता चल चुका है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही ठंड का मौसम क्यों आता है इंडिया के अंदर? वो ITCZ की वजह से आता है, ठीक है। जब ITCZ जो है वो यहाँ पर बनता है, इंडिया पे बनता है, तो उस टाइम समर होता है, जब इंडिया के नीचे इंडियन ओशन में बनता है तो उस टाइम विंटर होता है, सिंपल है ना। अब देखो यही चीज़ लिखी हुई है कि द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर, गर्मियों के टाइम में, ओवर द गंगा प्लेन, मतलब नॉर्मली जो हमारा इक्वेटर, मतलब नॉर्मली जो हमारा ITCZ होता है, मैं आपको बता ही चुका, वो यहाँ बनता है, मेजरली इक्वेटर के पास बनता है। बट गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो ITCZ है वो थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है
इक्वेटर से वो थोड़ा सा हट जाता है, इक्वेटर से हट के इंडिया की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर मानसून आता है, गर्मी पड़ती है, लो प्रेशर बनता है, फिर नीचे से हवाएं आती है और इंडिया के अंदर बारिश होती है। ये डेफिनेशन लिखी है, बात वही है, ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपके लिए रीड कर देता हूँ। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ इज ब्रॉड ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, मतलब इक्वेटर ज़्यादातर मैक्सिमम मैंने आपको बताया था इक्वेटर के पास रहता है ये हमारा ITCZ, क्योंकि डायरेक्टली सूरज की रोशनी पहले तो इक्वेटर पे ही पड़ती है, ठीक है। कुछ ही महीनों की बात, मैं 2 महीने मतलब 2 टाइम की बात बता रहा हूँ। एक तो आपको बता रहा हूँ मार्च अप्रैल मई जून की बात, ठीक है, और जनवरी फरवरी मार्च। उसके अलावा ज़्यादातर जो हमारी ये जो ITCZ उड़ती है वो इक्वेटर के पास ही रहती है, बट 2 टाइम, एक तो मार्च अप्रैल मई जून और एक नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में वो चेंज हो जाती है। गर्मियों के टाइम में जो हमारा ITCZ है वो इंडिया पे बनता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर गर्मी पड़ती है, लो प्रेशर बनता है और फिर नीचे से जो हाई प्रेशर की हवाएं है वो अपने साथ पानी लेकर आती है और इंडिया के अंदर बारिश होती है। सिंपल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत ना हुई हो, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि इंडिया के अंदर ये जो मार्च अप्रैल मई जून वाला एरिया टाइम है, उसी टाइम में गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि उस टाइम हमारा डायरेक्ट ITCZ जो है वो इंडिया प्लेन गंगा प्लेन पे बन रहा होता है, इंडिया के अंदर गंगा प्लेन है वहाँ बन रहा होता है। तो अगर कभी भी कोई आपसे ये पूछे, जनरली कोई पूछे कि गर्मियाँ मार्च अप्रैल मई जून में ही क्यों पड़ती है, तो उसे बताना कि उस टाइम हमारा जो ITCZ है वो इंडिया के गंगा प्लेन की तरफ बनता है। और कोई बोले जी सर्दियाँ नवंबर दिसंबर में ही क्यों होती है, तो उसे ये बोलना कि उस टाइम ITCZ इंडिया के नीचे बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो ये दूसरा फैक्टर था जो इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करता है। तीसरा है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ऑफ ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री ओवर द इंडियन ओशन। द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मॉनसून। मतलब सिंपल सीधी बात है, हमें क्या समझ आया कि एक मेडागास्कर है, अब मैं मेडागास्कर बताऊंगा, एक आइलैंड है, ठीक है। मेडागास्कर एक आइलैंड है जहाँ पर हाई प्रेशर बनता है और वो इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। मेडागास्कर है कहाँ पर, ये समर की बात है, गर्मियों की बात है। देखो गर्मियों की बात है, कैसे पता चल रहा है आपको, क्योंकि हमारा जो सनरेज है ITCZ है वो इंडिया पे बन रहा है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। ये रहा, ये क्या है, ये मेडागास्कर। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है, मेडागास्कर पे डायरेक्टली क्या सनरेज पड़ रही है? नहीं, डायरेक्टली नहीं पड़ रही, दूर है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, नहीं होगा। और साथ ही में हमारे पानी के अंदर भी हाई प्रेशर होगा। तो आपको याद होगा हवाएं जो वो ऐसे जाती है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसे ऐसे जाती है ना। तो अब हमारी ये जो मेडागास्कर की हवाएं हैं, यहाँ पर पानी, यहाँ पर लो प्रेशर होगा इंडिया पे, और मेडागास्कर पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो ये जो हाई प्रेशर है हमारे इंडिया का, मतलब इंडिया के नीचे जो ओशन है उसका, वो ऐसे कन्वर्ज होके जाता है और मेडागास्कर पे भी हाई प्रेशर। तो मेडागास्कर, ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर, ये वाला एरिया ईस्ट, ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ये वेस्ट वाली डायरेक्शन है। तो ईस्ट वाले एरिया में बहुत, वहाँ भी हाई प्रेशर होगा, इंडियन ओशन में भी हाई प्रेशर है। तो जब ये हवाएं यहाँ से जाती है तो ये ईस्ट मेडागास्कर की हाई प्रेशर की विंड से मिल जाती है और वेरी हाई प्रेशर बना देती है, ठीक है। ये हाई प्रेशर प्लस ये हाई प्रेशर दोनों मिल गया वेरी हाई प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर तो यानी ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बादल उठेंगे, ज़्यादा बारिश होगी यहाँ पर इंडिया के अंदर लो प्रेशर पे जाते जाते, है ना। समझ आया नहीं आया। ईस्ट वाले मेडागास्कर के एरिया में अपना बनता है हाई प्रेशर, और हमारे नीचे की तरफ भी इंडियन ओशन पे भी बनता है हाई प्रेशर, क्योंकि देखो डायरेक्टली सनरेज तो नहीं पड़ रही यहाँ पर। तो ये हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर, क्योंकि हवाएं ऐसे घूमकर जाती है, तो ये हाई प्रेशर मिल जाएगा और वेरी हाई प्रेशर बना देगा। वेरी हाई प्रेशर बना देगा, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बादल उठेंगे और इंडिया की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा फैक्टर था जो इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से इंडिया में ज़्यादा बारिश होगी, है ना, ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर की वजह से। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है तिब्बतन प्लेटो, ठीक है। तिब्बतन प्लेटो की वजह से वहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्मियों के टाइम में जो हमारा तिब्बतन प्लेटो है, मार्च अप्रैल मई जून के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है। हाई तो नहीं बोल सकता, फिर आप कंफ्यूज जाओगे। बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है। पहली बात तो ये आपको पता है प्लेटो का मतलब क्या होता है, तिब्बतन प्लेटो का मतलब क्या होता है। देखो तिब्बतन प्लेटो की जो हाइट है ना, ऑलमोस्ट ये प्लेटो होता है, ठीक है, जिस पे बर्फ़ नहीं होती, और जो पहाड़ होता है जिसकी चोटी होती है, पीक होती है, बट प्लेटो की पीक नहीं होती। आप देखो दोनों की हाइट सेम ही है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बन रहा है गर्मियों के टाइम में बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 लो प्रेशर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पानी पे क्या होता है, हाई प्रेशर। तो डायरेक्टली हवाएं बहुत तेज़ी से इसकी तरफ आती है,
ठीक है। वैसे तो यहाँ इंडिया पर तो लो प्रेशर होता है, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी जो हवा है वो बहुत तेज़ी से, पहले धीरे धीरे आती है, बट अब फिर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो तेज़ी से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। और यहाँ पर बढ़ने के बीच में आपको पता है इंडिया पड़ता है, ठीक है। तो फिर बारिश तो होनी है इंडिया के अंदर। तो इस तिब्बत के बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से भी इंडिया के अंदर बहुत तेज़ बारिश आती है, ठीक है जी। जो तो ये चौथा फैक्टर था जो इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसकी वजह से भी बारिश तेज़ आती है। नेक्स्ट है आपका कि जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम भी आपको पता है क्या अफेक्ट करता है इंडिया के मॉनसून को। जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है कि इंडिया के अंदर ठंड में बारिश होती है। ये आपको पता है कि क्या होता है कि जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ ऑफ द हिमालय जाती है ठंड के टाइम में, ठीक है। ठंड के टाइम में नॉर्थ ऑफ द हिमालय से होती हुई जाती है। सॉरी ठंड के टाइम में जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है, याद होगा मैंने आपको बताया था ठंड के टाइम में बारिश जो होती है वो मेडिटेरेनियन सी से होती है। तो मेडिटेरेनियन सी से ये हवाएं आती है, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आती है, इंडिया के अंदर घुसती है। तो जेट स्ट्रीम जो होती है वो ठंड के टाइम में इंडिया के अंदर से जाती है, ठीक है। हिमालय माउंटेन के साउथ से जाती है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर हल्की हल्की बारिश होती है। और गर्मियों के टाइम में ये जो जेट स्ट्रीम है ये बिल्कुल इंडिया के ऊपर से होते हुए जाती है, जैसे कि मैं दिखा दूँ, बिल्कुल इंडिया के ऊपर से यहाँ से होते हुए जाती है। अगर आप खुद सोचो, अगर गर्मियों के टाइम में ये जो हमारी जेट स्ट्रीम है ये वैसे ही जाती जैसे ठंड के टाइम में जाती, तो आपको पता है ये जितनी भी हमारी लो प्रेशर की हवा है, आपको पता है गर्मियों में ये हमारी नीचे हाई प्रेशर बनता है और यहाँ इंडिया पे लो प्रेशर बनता है, तो ये हवा यहाँ पर आ रही होती है तो जेट स्ट्रीम उनको उड़ा के ले जाती और इस तरफ बारिश होती। बट क्योंकि गर्मियों के टाइम में जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर से जाती है, बहुत ऊपर से जाती है, इसका हमें फ़ायदा होता है और इंडिया में भरपूर बारिश होती है, ठीक है। सर्दियों में बारिश होती है जेट स्ट्रीम की वजह से, और गर्मियों में बारिश अगर जेट स्ट्रीम हमारे इंडिया के अंदर आ जाती गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता हमको, क्योंकि इंडिया के अंदर बारिश नहीं हो पाती गर्मियों में अगर जेट स्ट्रीम इंडिया के अंदर से जाती गर्मियों में। बट जेट स्ट्रीम जो है वो गर्मियों में इंडिया के अंदर से नहीं जाती, वो इंडिया के ऊपर से चली जाती है, ठीक है जी। और ये चीज़ इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करती है। माई अपॉलॉजी, रियली सॉरी, इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करती है ना। कैसे अफेक्ट करती है? ये जो है हमारी जेट स्ट्रीम वो गर्मियों के टाइम में इंडिया के ऊपर से निकल जाती है तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सर्दियों के टाइम में इंडिया के नीचे से जाती है, इंडिया के अंदर से जाती है, तो इंडिया में बारिश लेकर आती है। तो हुआ ना इंडियन मॉनसून इफेक्ट। ओके जी। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, पता ही है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो हिमालय के मतलब नीचे से या हिमालय के पास से जाती है, ठीक है। और जो हमारी साउथ वेस्ट विंड होती है, गर्मियों की बात हो रही है, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक है, ये जो वेस्ट से आ रही होती है ना जेट स्ट्रीम, उसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडिया के जो मतलब हिमालय के नॉर्थ से जो आती है, ठीक है, वो गर्मियों के टाइम में इंडिया के ऊपर से निकल जाती है, इंडिया के नॉर्थ से यानी हिमालय के नॉर्थ से निकल जाती है, और जो हमारी ये साउथ वेस्टर्न विंड होती है उसको आने का रास्ता मिल जाता है और इसलिए इंडिया के अंदर बारिश होती है। तो जेट स्ट्रीम भी अफेक्ट करता है। ओके, अब आपका लास्ट टॉपिक कह सकते हो आप एल नीनो, ठीक है, जिसको आप एनसो भी बोलते हो। अब ये क्या चीज़ है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। और मैंने जानबूझ के ना ये बुक वाला ही लिखा है कि बच्चों को लैंग्वेज भी समझने में दिक्कत आएगी बुक की, तो इसलिए मैंने बुक का ही डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट किया। अब ये है क्या एल नीनो, और जो आपका SO है जिसको सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं वो क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये पता ही हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये पता है। ये वाला जो एरिया है आपको पता है, अगर मैं इसको खोलूँगा, मैप में खोलूँगा, तो ये अगर मैं इसको सीधा सीधा रखूँगा तो ये जो ऑस्ट्रेलिया वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि इसको जूम कर लेते हैं, जैसे ये रहा पेरू, ये देखो, दोबारा से बता देता हूँ, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, वो है ये, ठीक है, और ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया है वो इस तरफ आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ समझाया नहीं, अभी सिर्फ पिक्चर है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे यहाँ पर पेरू के पास, ये पेरू है ना एक जगह है, ठीक है, ये पेरू मैं जानबूझ के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन में पेरू वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो पेरू पे क्या बनता है अपना, ये हाई प्रेशर बनता है मैक्सिमम टाइम हमारे पेरू पे, नॉर्मल कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, अपने पेरू पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, और यहाँ लो प्रेशर बनता है। इक्वेटर के पास है, डायरेक्टली हवा पड़ती है, यहाँ पर गरम गरम सूरज की रोशनी पड़ती है और ये पानी गर्म हो जाता है। और क्योंकि फिर हमारी जो ये जो पानी है, क्योंकि यहाँ से हवाएं होकर जाती है हाई प्रेशर, तो अपने साथ पानी भी लेकर जाती है और ये पानी यहाँ पर हो जाता है गर्म और यहाँ पर बरसात होती है। दोबारा से समझाता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर बनता है पेरू के पास मैक्सिमम टाइम,
ठीक है। और यहाँ पर बनता है लो प्रेशर, क्योंकि डायरेक्टली इक्वेटर के पास है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, थोड़ा इक्वेटर से दूर हो जाता है। ठीक है। अब जो हवाएं हैं हमारी, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, पता ही आपको, और हवाएं जा रही है अपने साथ, तो अपने साथ ये पानी भी लेकर जाएगी। पानी से मेरे कहने का मतलब है पानी की लहरें लेकर जाएगी, पानी लेकर नहीं जाएगी, पानी की लहरें। ठीक है, पानी की लहरें लेकर जाएगी। तो ये पानी की लहरें लहरें यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर बरसात होती है, ये नॉर्मल है। पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मतलब थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो इसी पिक्चर में कि ये भी सेम ही है कि यहाँ पर कोल्ड वाटर होता है, हाई प्रेशर बनेगा यहाँ थोड़ा सा लो प्रेशर होता है, तो सारी हवा यहाँ पर कन्वर्ज होती है। आपको पता है ना, इक्वेटर के पास मैंने आपको बताया था कोरियोलिस फोर्स के कारण ये दोनों की दोनों हवाएं जो हैं, ये देखो यहाँ से इस तरफ जा रही है, यहाँ से इस तरफ जा रही है, कोरियोलिस फोर्स के कारण, क्योंकि अर्थ घूमती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, यहां पर बन जाता है हाई प्रेशर और यहां बन जाता है पेरू की साइड में लो प्रेशर, और इसी रिवर्सल ऑफ प्रेशर कंडीशन को कहते हैं हम सदर्न ऑसिलेशन, जब उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब उल्टा हो जाता है, ये हमारे पेरू के साइड में वैसे नॉर्मली हाई प्रेशर रहता है, बट जब यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है तो इसको कहते हैं हम सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो भी बताऊंगा आपको, बट अब सदर्न ऑसिलेशन की हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, ये हमारे पेरू के साइड की बात हो रही है। ठीक है, ये अपना पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन के ईस्ट साउथ ईस्ट साइड में क्या बन रहा है, हाई प्रेशर, नॉर्मली हाई प्रेशर बनता है। और जो हमारा इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, इंडियन ओशन का ईस्ट वाला पार्ट है, अब ये अपना इंडियन ओशन हो गया, तो इंडिया का ईस्ट वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। यहाँ पर लो प्रेशर नॉर्मली, यहाँ पर लो प्रेशर, देखो लो प्रेशर ही बना ना यहाँ पर, और यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। ठीक है, तो जो हवाएं हैं वो वैसे मूव करती है, बट कभी कभी 5 साल में एक बार या 2 बार क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है प्रेशर कंडीशन। पैसिफिक, जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है या एरिया है, वहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर। ठीक है, और इंडिया पे बन जाता है हाई प्रेशर, और इसी प्रेशर कंडीशन की चेंज को हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखो मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम नॉर्मली यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। ठीक है, इंडिया का जो ये इंडियन ओशन है, पूरा इंडियन ओशन है ना, ये देखो इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो ये पूरा इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन के ईस्ट की साइड में, इंडियन ओशन के ईस्ट की साइड में क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में। देखो नॉर्मल कंडीशन में इंडिया के इस साइड लो प्रेशर बनता है, और ये जो हमारा साउथ ईस्ट वाला एरिया, ये भी ईस्ट है। ठीक है, साउथ ईस्ट के यहाँ पर ये जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है हवाएं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, ये भी नॉर्मल कंडीशन था, बट कभी कभार क्या होता है, ये प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है, और जो हमारा लो प्रेशर है वो कभी कभी यहाँ पर बन जाता है, और इसी प्रेशर कंडीशन की चेंज को हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। अब ये एल नीनो क्या है? ठीक है, एल नीनो क्या है, बड़ा सिंपल है। देखो एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर करंट था, कौन सा करंट था यहाँ पर, कह सकते हो कोल्ड करंट था, हाई प्रेशर था ना यहाँ पर, ये देखो हाई प्रेशर था, इसको कहते हैं कोल्ड करंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी होगा स्ट्रॉन्ग पेरुवियन करंट, और ये हाई सॉरी कह सकते हैं इसको हाई प्रेशर वाला करंट होता है, कोल्ड करंट होता है। ठीक है, ये कोल्ड करंट था, पर इस वाली सिचुएशन में ये गर्म हो गया, और अब इसको वार्म करंट कहेंगे, और इसी वार्म करंट को हम कहते हैं एल नीनो। ठीक है, अब ये समझ तो आ गया हमें ये समझ आ गया कि नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर बनता है लो प्रेशर, यहाँ बनता है हाई प्रेशर, तो ऐसे जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और इसी को हम सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, जो चेंज आता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर में, इसी को सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। और यहाँ पर पहले क्या थी, कोल्ड करंट था, तो उसको हम कुछ नहीं कहते थे, बट जब यहाँ पर वार्म करंट हो गया तो इसी को हम एल नीनो कहते हैं। पर इसका इंडिया से क्या लेना देना है, अब ध्यान से देखो, ये हवाएं नीचे की तरफ जा रही है, ये गर्म हवाएं नीचे की तरफ जा रही है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, ये गर्म हवाएं नीचे की तरफ गई, ठीक है, गई, फिर ये ना भाव से इस तरफ आ जाती है, ये अभी भी गर्म है, गर्म हवाएं यहाँ पर आ गई है। अब ये मेडागास्कर पर आ गई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, याद है आपको, मैंने अभी मेडागास्कर के बारे में आपको बताया था कि मेडागास्कर में क्या होता है कि मेडागास्कर जो आइलैंड है, मैं दोबारा उस पर लेकर जाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो मेडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर मतलब ठंडा एरिया, ऑब्वियसली बात है, जहाँ हाई प्रेशर बनता है ठंडा एरिया होता है। बट मैंने अभी बताया कि जो एल नीनो वाली हवाएं हैं, ठीक है, एल नीनो वाली हवाएं हैं, वो यहाँ पर आ जाती है, गर्म हवाएं होती है वो यहाँ पर आ जाती है,
और ये जो हाई प्रेशर है उसको थोड़ा कमज़ोर कर देती है, वीक कर देती है हाई प्रेशर को, ठीक है। हाई प्रेशर कहाँ बनता है? जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, ठंड होती है। बट क्योंकि हमारी ये जो हवाएं हैं, ठीक है, पेरू की वजह से ये रिवर्सल चेंज होने की वजह से, विंड प्रेशर रिवर्सल चेंज होने की वजह से हमारी जो हवाएं हैं वो यहाँ पर वार्म हो गई और वार्म होकर वो यहाँ पर पहुँच गई। तो वार्म होकर यहाँ पर पहुँच गई। इस टाइम हमारे मेडागास्कर पे क्या था? हाई प्रेशर था। तो इस हाई प्रेशर को उसने कमज़ोर कर दिया, और हाई प्रेशर को कमज़ोर कर दिया तो हमारा हाई प्रेशर वीक हो गया। हाई प्रेशर वीक हो गया, इसका मतलब वीक हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर, तो यानी यहाँ से कम बादल उठेंगे और इंडिया में जाएंगे। तो इसका मतलब जब एल नीनो होता है तो इंडिया के अंदर बारिश कम होती है। तो अगर आपसे कभी कोई बोले कि इस साल बहुत कम बारिश हुई है, पिछले साल बहुत ज़्यादा हुई थी, इस साल कम बारिश हुई है, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उससे बोलोगे कि ये सब हो रहा है एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन की वजह से, ठीक है। सदर्न ऑसिलेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो है वो प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है और यहाँ पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर, और ये सारी फिर हवाएं जो है वो एल नीनो हवाएं होती है। बेसिकली हवाएं कह सकते हो आप, यहाँ करंट कह सकते हो, ठीक है, लहरें कह सकते हो। तो ये जो लहरें हैं वो इंडिया की तरफ आती है, गरम गरम लहरें होती है, वो इंडिया की तरफ आती है और इंडिया का जो इंडियन ओशन है जहाँ हाई प्रेशर बनता है उसको थोड़ा कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर कम बारिश होती है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अगर अभी भी नहीं समझ आया, ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया, वैसे तो आई होप समझ आ गया हो, बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। नहीं समझ आया तो डेफिनेशन लर्न कर लेना, ठीक है। सदर्न ऑसिलेशन की तो समझ आ गई, और ये भी वही दे रखा है कि ये तहाटी ना यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर लिखा नहीं है। थोड़ा जूम करोगे ना इस पर, मतलब ये गूगल इमेज है, मैंने सीधा कॉपी करी है इसकी, ठीक है, गूगल इमेज की। बट अगर आप गूगल मैप खोलोगे और उसे जूम करोगे तो यहाँ पर आपको तहाटी दिखेगा, ठीक है। तहाटी पर क्या बनता है कि रिवर्सल हो जाता है और वहाँ पर क्या बन जाता है हमारे तहाटी वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तहाटी वाले एरिया में क्या बन जाता है? उल्टा हो जाता है, वार्म हो जाता है ये, ठीक है। तो उसी को सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। पेरुवियन कोस्ट वगैरह उसके बारे में लिखा हुआ है। तो वो जो कोल्ड करंट होता है वो वार्म हो जाता है कुछ टाइम में, 2 से 5 साल में 1-2 बार, तो उसी को कहते हैं एल नीनो। तो एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन की वजह से क्या होता है? हमारा ये पेरुवियन कोस्ट जहाँ पर कोल्ड वेदर रहता है वहाँ पर थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा सदर्न ऑसिलेशन की वजह से, और ये लहरें जो हैं वो एल नीनो वाली लहरें वो इसको इंडिया तक लेकर आती है। तो इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एनसो कहते हैं, ठीक है। आई होप आपका समझ आ गया हो। एल नीनो मैंने आपको बता ही दिया। जब वार्म ओशन में क्या होते हैं, मतलब वार्म ओशन पेरू के कोस्ट पे क्या होता है, जब गर्म लहरें उठने लगती है ना, तो इसी को हम कहते हैं एल नीनो। इसको हम एल नीनो क्यों कहते हैं? छोटी एल नीनो का ये एक स्पेनिश वर्ड है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है, या बेबी क्राइस्ट जिसे कह सकते हैं। तो ये गर्मी सर्दियों के टाइम में चलती है, बट हमारे इंडिया के जब हमारे इंडिया पर आती है तो उस टाइम क्या होता है? हमारे इंडिया में गर्मी होती है उस टाइम, ठीक है, हमारे इंडिया में गर्मी होती है, लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पर भी ये जो पेरू का जो गर्म पानी है, ये जो एल नीनो जो अपने साथ गर्म पानी लेकर आई, वो मेडागास्कर के हाई प्रेशर को थोड़ा कमज़ोर कर देती है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो ये, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक चीज़ लिखी हुई है क्लाइमेटिक कंट्रोल, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आता आपको, ठीक है। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, या सीधा बोल देगा कि 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल बताओ, तो आपको यही लिखना है: लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटैलिटी। अब ये कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर एक्सट्रीम गर्मी एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, बट कोस्ट वाले एरिया पे इतना नहीं पड़ता, मुंबई वाले एरिया में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी, क्योंकि वो बहुत पास है। किससे? समुद्र से। समुद्र के पास जो एरिया होता है ना, वहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी, तो इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। तो इससे क्लाइमेट अफेक्ट होता है। लैटिट्यूड से होता है, मैं आपको बता चुका था, मैंने आपको बताया था कि वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन है, नीचे क्या है? आपका ट्रॉपिकल रीजन है, तो इससे भी हमारा क्लाइमेट अफेक्ट होता है। ऑल्टीट्यूड की वजह से भी मैंने आपको बता दिया था, वो पहाड़ बताया था, आपको याद होगा। प्रेशर एंड विंड, लो प्रेशर हाई प्रेशर, कॉन्टिनेंटैलिटी अभी बताया। ओशन करंट, एल नीनो, अब ये भी बताया ना, एल नीनो ओशन करंट। वो जो ओशन करंट जब हॉट हो जाता है तो फिर इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, नहीं करता? और रिलीफ फीचर, ये पहाड़ वगैरह अभी बताया था मैंने आपको, ये ऑल्टीट्यूड में ही हमने पढ़ा था, पहाड़, ये भी रिलीफ फीचर हो गया। मेडागास्कर, ये भी एक रिलीफ फीचर ही है, ठीक है।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया और नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना यार। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, ठीक है, उनको अच्छी लगती है, वो कमेंट भी करते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करे करो यार, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, मेरे को लगता है हाँ मैं थोड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को और ज़्यादा रफ्तार से वीडियोज़ डालनी चाहिए, ठीक है, और आपके लिए और थोड़ा एफर्ट मारना चाहिए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारी फैमिली जो है वो 36,000 क्रॉस हो गई है, ठीक है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अभी आपके लिए कुछ करूं। तो मैंने ना एक न्यू चैनल बनाया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि उस पर ना 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। वैसे तो स्क्रीन पे 1000 दिख रहा होगा, बट आप जब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर जाकर क्लिक करोगे ना, न्यू चैनल खोलोगे, तो उस पर आपको दिखेगा कि 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जबकि अभी तक मैंने कुछ वहाँ पर अपलोड भी नहीं किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, और मैं यूट्यूब से कैसे अर्न करता हूँ, और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट बात मैं यही बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो ना आए उसी के लिए मैंने वो चैनल बनाया है, ठीक है जी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप करोगे, इस चैनल को करो ना करो, उस चैनल को तो ज़रूर करोगे, मेरे को पता है, पैसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। तो पहले तो दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ। अभी तक मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, बट मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि मान लो आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई, अज्यूम करो, और मैंने वीडियो अपलोड करी, आपके पास 3-4 दिन बाद या 3-4 हफ्तों बाद नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन अगर नहीं दबाओगे तब भी नोटिफिकेशन आएगा, बट बहुत बाद में। और जब मान लो आपने वीडियो खोल के देखी, उस टाइम वीडियो पे मान लो 10,000 व्यूज़, और 10,000 व्यूज़ में से, इसका मतलब 10,000 बच्चों ने देखा, उसमें से अगर 1,000 बच्चों ने भी उस प्लेटफॉर्म पर ट्राई किया हो, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आपको प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? तो क्यों ना आप उस 1,000 बच्चों में से बनो, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन दबा देना, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक और बात, इसके नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा जीपी लिंक में। जीपी लिंक से कैसे नोट्स करने हैं डाउनलोड, उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पर मैं डायरेक्टली ये PDF अपलोड कर दूँगा, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। मैं तो ये भी नहीं कह सकता नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा, आपको अगर कोई डाउट वगैरह हो या कोई टॉपिक हो तो आप मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। सो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।